हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग जो है केवल आज भौतिक विज्ञान के दूसरे चैप्टर का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे और ये हमारा समरी होगा। इसको हम लोग जो है तैयार कर लेंगे। तो समरी हमें केवल देखना है आज, जिसके अंतर्गत जो है जितने भी हम लोग टॉपिक पढ़े हैं वो सब टॉपिक जो है इस वीडियो के अंदर जो है कवर होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, जिससे कि आपका दूसरा चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक्स हैं और कितने टॉपिक जो आप पढ़ें और कितने आपको तैयार हैं, आपको यहाँ से जो है एक नज़र में सब टॉपिक जो है आपके दिमाग में आ जाएंगे, जिसको आप जो है तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो पार्ट का नाम है, दूसरे चैप्टर का जो पार्ट का नाम है वो क्या है, तो स्थिर वैद्युत विभव। हम लोग क्या पढ़े हैं, का नाम स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो इसको हमें कवर करना है। तो चलिए हम इसमें सबसे पहले जो है विभव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले विभव के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो विभव है, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट कर रहा है कि विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक यहाँ पे एक चालक वस्तु है और एक यहाँ पर भी एक दूसरा चालक वस्तु है, ये एक वस्तु ए है और यहाँ पे एक वस्तु बी है। ठीक है, ये वस्तु बी है। हम इसको क्या करते हैं, इसका विभव मान लेते हैं कि 10 वोल्ट है और इसका विभव मान लेते हैं कि 8 वोल्ट है। तो जब हम इन दोनों को संपर्क में लाएंगे तो क्या होगा, आवेश जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को क्या होगा, प्रवाहित होगा, अगर धन आवेश होगा तो। ठीक है, नहीं तो अगर ऋण आवेश होगा तो वो क्या होगा, वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल को क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो विभव होता है वो क्या करता है, विभव जो है वो दो वस्तुओं के बीच वो आवेश की प्रवाह की दिशा को क्या करता है, निर्धारित करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमें समझ में आ चुका है। दूसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, जो दूसरा पॉइंट है उसमें कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत बल के विपरीत बांस्त्रोत द्वारा प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर अर्थात विद्युत विभवांतर कहते हैं। कह रहा है कि हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक मान लीजिए कि ये आवेश है, स्रोत आवेश है। ठीक है, और यहाँ से जो है कोई एकांक आवेश क्या करते हैं, एकांक आवेश को हम लोग जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं। कहाँ तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं, किसमें, विद्युत क्षेत्र में लेकर जाते हैं। तो जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाएंगे तो विद्युत बल के विरुद्ध जो हम बांस स्रोत के द्वारा जो एकांक आवेश के लिए जो कार्य करेंगे उन दोनों बिंदुओं के बीच, वो क्या कहलाएगा, वो जो है विद्युत विभवांतर कहलाएगा। उसको हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये देखिए विद्युत विभवांतर VA माइनस VB रखिए कितना हो जाएगा, W/Q। ठीक है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, दो बिंदु है तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होता है, तो VA माइनस VB होता है, जो बराबर होता है W/Q0 के। और वो हम लोग जानते हैं कि जो Q0 होता है वो परीक्षण आवेश होता है, जिसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य का परिमाण होता है वह उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होता है। ठीक है, उसके आगे देखिए कि वहाँ पे उसका दिया है मात्रक, इसका एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम होता है, जिसे क्या कहते हैं बाबू, वोल्ट कहते हैं। ठीक है, किसका एसआई मात्रक, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, W/Q है, तो W का मात्रक जूल हो जाएगा और आवेश का मात्रक कूलम हो जाएगा। तो इस प्रकार जूल प्रति कूलम, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वोल्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए अगला जो पॉइंट है उसमें यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध बांस स्रोत द्वारा प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब क्या करते हैं, जब विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए कि यहाँ पे कोई Q आवेश है, कैपिटल Q आवेश है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे बिंदु P है, हम इस बिंदु P को क्या करते हैं, इस बिंदु P पर एक अनंत से Q0 को लाते हैं, Q0 आवेश को लेकर जाते हैं। जब हम अनंत से Q0 को लाएंगे यहाँ पर तो क्या होता है, इसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। तो जितना कार्य करेंगे इस बिंदु पर वह क्या होगा, वह एकांक आवेश के लिए, मतलब कि एक कूलम आवेश के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वह कार्य का परिमाण क्या होगा, इस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। तो वही यहाँ पे परिभाषा दे रखा है, ध्यान दीजिए, वही परिभाषा दे रखा है कर कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध बांस स्रोत द्वारा प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग दिखा सकते हैं V बराबर W/Q0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक भी जूल प्रति कूलम ही होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वोल्ट कहेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है, तो अगला पॉइंट यहाँ पे कहेंगे, अगला जो पॉइंट है उस पर ध्यान दीजिए आप। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है यहाँ पे एक बिंदु आवेश के कारण
r दूरी पर विद्युत विभव, हम लोग जानते हैं कि एकल बिंदु आवेश के द्वारा क्या होगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्लस q आवेश है और हमें r दूरी पर कोई बिंदु p है जिस पर विभव का मान निकालना है, तो इस बिंदु p पर विभव निकालना हो तो कितना होगा, v बराबर w अपन v बराबर हो जाएगा आपका 1/4πε0 q अपन r, जिसका सूत्र ये जो है ये हो जाएगा। ठीक है, तो एकल बिंदु आवेश के द्वारा व्यंजक कितना होता है, ये सूत्र आप याद रखें। उसके बाद से अगला देखें, अगला पॉइंट यहीं पे कर रहा है कि बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितने के बराबर होता है, तो बराबर हो जाता है v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट डॉट। उसी तरह जितने भी विभव होंगे सबको क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, जैसे कि अध्यारोपण के सिद्धांत हम लोग पढ़े थे। जैसे कि मान लीजिए कि क्या हो, यहाँ पे अगर यहाँ पे ये निकाय है, इसमें बहुत सारे आवेश है, q1 है q2 है, हमें एक बिंदु पर विभव निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबके द्वारा अब विभव क्या कर लेंगे, उस बिंदु पर ज्ञात कर लेंगे और उस विभव को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसीलिए उसका मान मतलब कि v1 का मान कितना हो जाएगा, v1 का मान हो जाएगा 1/4πε0 q अपन r1, मतलब q1 अपन r1। ठीक, उसी तरह v2 का मान हो जाएगा v बराबर हो जाएगा v2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 q2 अपन r2। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सब का मान जो है हो जाएगा। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव हम लोग जानते हैं अक्षीय स्थिति में कितना हो जाएगा, तो अक्षीय स्थिति में हम लोग पढ़े हैं कितना होता है, v बराबर 1/4πε0 p अपन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। जब हम लोग r क्या मानते हैं, r जो है वो l से बहुत बड़ा होता है, तो l बराबर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तब इसका मान जो है कितना हो जाता है, तब इसका मान ये वाला सूत्र हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये वाला v बराबर हो जाएगा 1/4πε0 p अपन r स्क्वायर, तो ये वाला व्यंजक हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये सूत्र हो जाता है। ठीक है, ये वाला। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए इसके आगे देखिए अगला पॉइंट करा है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं। उसके बाद से विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर विद्युत विभव, हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक ये द्विध्रुव है तो हम इससे व्यापक बिंदु पर किसी बिंदु P पर r दूरी पर और थीटा डिग्री पर हम क्या करते हैं, जो है ज्ञात करते हैं विद्युत विभव का मान, उसका परिमाण कितना आता है, तो उसका परिमाण हम लोग जानते हैं कि ये वाला आया हुआ है v बराबर 1/4πε0 p cos थीटा अपन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये आपका मान हो जाएगा वोल्ट का मात्रक, विभव का मात्रक हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, इस प्रकार से ये भी हमारा हो गया। उसके बाद से आगे देखिए, उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। हमने विभव प्रवणता पढ़ रखा है कि विभव प्रवणता क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष जो विभव में परिवर्तन होता है उसी की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता को हम लोग dv अपन dr से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक है वो कितने के बराबर होता है, तो इसका मात्रक देखिए, इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, क्योंकि ऊपर वोल्ट है और नीचे क्या दूरी है, तो वोल्ट प्रति मीटर, जिसको हम लोग न्यूटन प्रति कूलम भी लिख सकते हैं, जिसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलम। अगला पॉइंट देखिए कह रहा है कि यह एक सदिश राशि है, मतलब कि ये क्या होता है, विभव प्रवणता जो है एक सदिश राशि होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विभव प्रवणता एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। मतलब कि विभव प्रवणता की दिशा जो है किधर होती है, तो वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, अर्थात लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर होता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट देखिए बाबू, यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वो हमारा है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि धातु की दो प्लेटों के बीच विभवांतर v तथा उनके बीच की दूरी d, तब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E बराबर v अपन d। ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं, E बराबर v अपन d। ये भी एक महत्वपूर्ण सूत्र है जिसका उपयोग हम लोग कई जगहों पे करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु समान विभव पर हो, मतलब कि विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, विभव का मान जो है समान हो, उस पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। मतलब कि समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। ठीक है, उसके आगे देखें आप लोग, उसके आगे है विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, करके जो विद्युत क्षेत्र ई की जो दिशा होती है वह किधर होती है, तो वो अभिलंबवत। मान लीजिए कि ये क्या, ये एक समविभव पृष्ठ है, तो क्या होगा, इसके लंबवत 90 डिग्री पर इस दिशा में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा। ठीक है, उसके बाद से आगे देखें, इसके कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराने पर उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट
विभवांतर से त्वरित कराने पर जो उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो कितने के बराबर होता है, तो वह 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा उन्हें अनंत से परस्पर निकट लाकर उस निकाय को बनाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। मतलब कि 2 या 2 से अधिक जो निकायों का जो विद्युत स्थिति ऊर्जा होता है वह कितने के बराबर होता है, तो वह विद्युत स्थिति ऊर्जा जो है उन सभी आवेशों को परस्पर निकट लाकर बनाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य के परिमाण के बराबर क्या होता है, स्थिति ऊर्जा होता है। अर्थात अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर 2 आवेश हैं, एक यहाँ पे Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, इन दोनों आवेशों को हम r दूरी पर लाकर रखे हैं और अनंत से दोनों को लाए हैं। कहाँ से लाए हैं, अनंत से। तब जो स्थिति ऊर्जा जो U का मान होता है उसके लिए पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R होता है बाबू। Q1 Q2 अपान R का परिमाण ये हम लोग जो पढ़ रखे हैं, तो इसका परिमाण इतना होता है। ठीक है, इसी प्रकार 3 आवेशों के बीच भी हम लोग जानते हैं, 4 आवेशों के बीच में भी जानते हैं, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखिए सूत्र यहाँ पे लिखा भी है, करे कि 2 बिंदु आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा, 2 बिंदु आवेशों की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, यही हमने सूत्र अभी लिखा था। ठीक है, अगला देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। मतलब कि हम क्या करेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या करेंगे, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है, तो उसके लिए कार्य करना पड़ता है W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। cos θ1 कितना हो जाएगा, cos θ1 का मान 0 हो जाएगा और cos θ2 का मान हो जाएगा थीटा। cos θ2 का मान कितना हो जाएगा, थीटा। मतलब कि हम θ1 से घुमाते हैं तो यहाँ पे 1 माइनस cos θ हम लोग प्राप्त किए थे। W बराबर कितना, W बराबर हम प्राप्त किए थे PE कोष्टक में 1 माइनस cos θ। तो ये भी सूत्र हम लोग लिखे हैं, ये वाला सूत्र नोट किए हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए इसके बाद से आगे देखते हैं कि कौन सा पॉइंट बचा हुआ है। लास्ट का पॉइंट विद्युत विभव का लास्ट पॉइंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट है ये कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव प्रारंभ में विद्युत क्षेत्र के समांतर अर्थात अस्थायी संतुलन की स्थिति में हो तब थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। मतलब कि कब क्या हो, जब विद्युत द्विध्रुव जो है जब प्रारंभ में कितना होगा, जब प्रारंभ में जब साम्य अवस्था में होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। अर्थात मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और इस विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत द्विध्रुव होगा इस तरह होगा, मतलब कि माइनस वाला इधर होगा, प्लस वाला इधर होगा और माइनस वाला इधर होगा, तो उसको हम लोग साम्य अवस्था कहेंगे और विद्युत क्षेत्र की स्थिति में कहेंगे। ठीक है, तब कितना होगा, W बराबर हो जाएगा PE 1 माइनस cos θ जो हमने अभी बताया आपको। ठीक है, उसके बाद से थीटा डिग्री घुमाने में इतना कार्य करना पड़ेगा। वही करे कि विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, करे कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कितनी होती है, तो उसके लिए हम लोग पढ़े हैं माइनस PE cos θ, माइनस PE cos θ। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिए, आवेशी चालक के अंदर प्रत्येक स्थान पर विद्युत विभव समान और विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। प्रत्येक बिंदु पर, मतलब कि जो आवेशित चालक होगा उसके प्रत्येक बिंदु पर, मतलब उसके अंदर किसी भी बिंदु पर जाइए विभव का मान समान होगा। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो हमारा विद्युत विभव कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग धारिता की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब धारिता में देखिए, जो धारिता चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। और धारिता चैप्टर में हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, तो हम लोग पढ़े थे परावैद्युत पदार्थ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग परावैद्युत पदार्थ को देखेंगे। यहाँ पे देखिए आप, कर कि वे पदार्थ जिनके परमाणुओं में सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक संबद्ध होते हैं, अर्थात उनमें कोई आवेश वाहक नहीं होता है, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अब परावैद्युत पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अचालक पदार्थ भी कहते हैं, अचालक पदार्थ भी कहते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ रही है बात। तो कह रहा है कि वे पदार्थ जिनके परमाणुओं में सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या होते हैं, दृढ़तापूर्वक, मतलब बहुत ही अधिक नाभिकीय बल से क्या होते हैं, बधे रहते हैं। मतलब कि वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, मुक्त नहीं होते हैं, वो कहीं गति नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनमें कोई भी आवेश वाहक नहीं होता है। और उनको क्या कहते हैं, उन पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए रबड़ हो जाएगा, कांच हो जाएगा, ठीक है, ये अब्रक हो जाएगा, कागज हो जाएगा और इत्यादि और भी हो सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें करा कि अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ, मतलब कि ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ और अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। आप जानते हैं कि परावैद्युत पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनके अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं। मतलब कि ये अध्रुवी है, मतलब कि इसमें ध्रुव नहीं होता है, अर्थात धनावेश और ऋणावेश क्या होंगे, वह केंद्र संपाती होगा, एक ही बिंदु पर होगा, अलग अलग नहीं होंगे। अर्थात इनके
अणुओं में कोई परिणामी एवं अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। मतलब कि क्या होगा, धनावेश और ऋणावेश क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो इनमें द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाएगा। ठीक है, इसलिए इनमें कोई भी जो है द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, क्योंकि क्या होते हैं, धनावेश और ऋणावेश एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, जिसके उदाहरण हो जाएगा N2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड इत्यादि, ये सब जो है हो जाएंगे। उसके बाद से अगला देखते हैं, कह रहे कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनके अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते हैं, अर्थात इनके अणुओं में परिणामी और एवं द्विध्रुव अस्थायी आघूर्ण होता है। द्विध्रुव अस्थायी क्या होगा मतलब कि इसमें धनावेश और ऋणावेश क्या होंगे, अलग अलग होंगे, धनावेश अलग होगा, ऋणावेश अलग होगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, एक द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा, मतलब कि एक द्विध्रुव बन जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। और वैद्युत द्विध्रुव के पास जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण होता है, P होता है। ठीक है, तो इनके पास क्या होगा, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों के पास क्या पाया जाता है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों के पास आपको ध्यान रखना है कि इनके पास जो है द्विध्रुव आघूर्ण P का मान पाया जाता है, जिनमें उदाहरण देखिए इसके आप उदाहरण दे सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, वाटर, अमोनिया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये किसके उदाहरण ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के हैं। ठीक है, अब आगे इसके देखते हैं, इसके आगे देखिए, इसके आगे यहाँ पे दे रखा करें, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थों में धनावेश तथा ऋणावेश की अपेक्षिक विस्थापन होने की घटना को क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। मतलब कि क्या करते हैं, जब हम वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थों को रखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि धनावेश और ऋणावेश क्या होते हैं, अलग अलग विस्थापित हो जाते हैं, पृथकीकृत हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए कि अगर ये धनावेश है और ऋणावेश है, हम इसको वैद्युत क्षेत्र में रखें, तो जब वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा, ये धनावेश दूर चला जाता है, ऋणावेश इधर चला जाता है। मतलब कि ये जो है इस तरह हो जाएंगे, धनावेश इधर हो जाएगा और ऋणावेश इधर हो जाएगा। मतलब कि क्या हो गया, धनावेश अलग अलग हो गए हैं, मतलब कि पृथक पृथक हो गया है, अब ये द्विध्रुव की तरह कार्य करने लगेगा। ठीक है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि परावैद्युत पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिस पर परावैद्युत पदार्थ परावैद्युत भंजन की स्थिति में आए बिना सहन कर सकता है, उसे हम लोग जो है परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। मतलब कि हम लोग जानते हैं कि परावैद्युत भंजन क्या होता है। परावैद्युत भंजन मतलब कि जब हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, ये धनावेश जो होता है, धनावेश और ऋणावेश क्या होते हैं, ये अलग अलग टूट जाते हैं, तो हम उसको भंजन की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, भंजन की अवस्था कहते हैं। परंतु वैद्युत क्षेत्र की वह अधिकतम मान जिस पर कोई भी परावैद्युत पदार्थ क्या हो, वो भंजन की बिना में, मतलब कि भंजन न हो, अलग अलग टूटे नहीं, ठीक है, और उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या सह सके, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सह सके, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य, मतलब कि वह सह लिया है, उससे अगर अधिक देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये वैद्युत सामर्थ्य हो जाएगा। उसके बाद से संधारित्र की प्लेटों के बीच वह विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन ठीक प्रारंभ की स्थिति में पहुंच जाए, भंजक विभवांतर कहलाता है। कह रहा है कि ध्यान दीजिए, फिर से एक बार और इसको ध्यान से इसको पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा एक बार और, इसको हमने पढ़ रखा है। यहाँ पे कह रहा है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच वह विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ वैद्युत भंजन के ठीक प्रारंभिक होने की स्थिति में चले जाए। मतलब कि यहाँ पे देखिए, भंजक विभवांतर क्या होता है। भंजक विभवांतर का मतलब कि वह विभवांतर होता है जिसमें दो प्लेटों के बीच जो परावैद्युत पदार्थ रखा जाएगा वह किस में चला जाएगा, वह जो है भंजन की अवस्था में चला जाएगा। मतलब कि उस अवस्था में चला जाएगा कि अब वह क्या होगा, धनावेश और ऋणावेश अब अलग अलग हो जाने की स्थिति में चले जाता है। तो उस विभवांतर को क्या कहते हैं, हम लोग भंजन विभवांतर कहते हैं, जिस पर क्या हो, कोई भी परावैद्युत पदार्थ भंजन की अवस्था में चला जाए, उस विभवांतर को हम क्या कहते हैं, उस विभवांतर को हम लोग भंजन विभवांतर, भंजक विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब उसके आगे देखिए, कह रहा है कि अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु की आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग वैद्युत धारिता कहते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु की आवेश धारण करने की क्षमता को उसकी वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि यहीं पे कह रहा है कि किसी चालक की वैद्युत धारिता उसे दिए गए आवेश तथा उसके कारण वैद्युत विभव में परिवर्तन के अनुपात के बराबर होता है। मतलब कि जो धारिता C होता है वह कितने के बराबर होता है, तो वो C बराबर होता है
सी बराबर होता है क्यू अपान भी। मतलब कि हम किसी चालक को क्या करते हैं, आवेश देते हैं, और आवेश देने के कारण क्या होता है, उसके विभव में जितना वृद्धि होता है या जितना परिवर्तन होता है, उन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, हम विभवांतर धारिता कहते हैं, उस चालक की धारिता कहते हैं। अर्थात मान लीजिए कि हमने किसी आवेश को क्या किया, हमने किसी चालक को क्यू आवेश दिया, और जब हम क्यू आवेश देते हैं तो उसके जो विभवांतर है वो परिवर्तित हो जाता है, भी हो जाता है। विभवांतर परिवर्तन कितना हो जाता है, भी हो जाता है, मतलब भी विभवांतर जो इसमें बढ़ जाता है, तब ये क्या हुआ, इन दोनों का अनुपात जो है धारिता सी के बराबर होगा। तो वही यहाँ पे सूत्र लिखा गया, सी बराबर क्यू अपान भी। ठीक है, यहीं पे देखिए इसका मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। इसका मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। ठीक है, अब वहीं पे एक और चीज़ दिया है, देखिए विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, विलगित गोलीय चालक की धारिता होती है सी बराबर 4πε0 के आर। के क्या, तो परावैद्युत पदार्थ का जो प्रवैद्युतांक होता है उसका मान है। ठीक है, उसका मान दिया रहेगा। या वायु के लिए हम लोग जानते हैं कि इस के का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हम उस के को रख भी सकते हैं, और वायु के लिए अगर लेंगे तो वह 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे अगला जो पॉइंट है, ठीक है, वो क्या तो कर रहा है कि यहाँ पे संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र के बारे में बताया है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है, उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि क्या है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें हम लोग आकार में बिना परिवर्तन किए बिना क्या करते हैं, उस पर हम लोग अधिक से अधिक मात्रा में या जितना हम लोग आवेश उसको देना चाहते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। उसके बाद से संधारित्र की सिद्धांत क्या होती है, तो संधारित्र के सिद्धांत को समझे आप यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, तो संधारित्र के सिद्धांत को ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि किसी आवेशित चालक के निकट पृथ्वी से संबंधित एक अन्य चालक रख दे तो वह चालक विद्युत विभव को निरंतर कम करता है, जिससे उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है। मतलब कि कह रहा है कि यदि किसी आवेशित चालक के निकट पृथ्वी से संबंधित एक अन्य चालक रख दे, मतलब कि हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास कोई आवेशित चालक है। ठीक है, इस आवेशित चालक के निकट एक और चालक रख देते हैं जो क्या है, पृथ्वी से संबंधित है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तब क्या करेगा, ये चालक जो है इसके विभव को क्या करता है, निरंतर जो है कम करता जाता है, घटाता जाता है। ठीक है, और जिससे क्या होती है, इसकी धारिता जो है बढ़ जाती है। सी का मान क्या होता है, सी का मान बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग सूत्र हम लोग जानते हैं क्या, कि सी बराबर क्या होता है, सी बराबर होता है क्यू अपान बी। तो जब विभव घटेगा तो क्या होगा, धारिता का मान बढ़ेगा, विभव घटेगा तो धारिता का मान बढ़ेगा। तो इस प्रकार से विभव घटता जाता है और धारिता क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो चलिए हमें समझ में आ रहा है कि धारिता जो है, जो संधारित्र जो होता है उसका सिद्धांत क्या है। तो कह रहा है कि किसी आवेशित चालक के निकट पृथ्वी से संबंधित एक अन्य चालक रख दे तो वह चालक के विद्युत विभव को नियंत्रित क्या करता है, घटाता है। मतलब कि जो चालक होगा उसके विभव को निरंतर घटाएगा, लगातार घटाते जाएगा, जिससे उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके। अब कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, मतलब कि अगर दो समांतर प्लेट हैं तो उनकी धारिता कितनी होती है, तो उनकी धारिता हम लोग जानते हैं सी बराबर होता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। अगर मान लीजिए वायु हो तो के बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी हो जाएगा। ए क्या है, तो चालक प्लेट का क्षेत्रफल है, और डी क्या है, तो दोनों चालक प्लेटों के बीच, ये दोनों प्लेट जो होते हैं इनके बीच की दूरी होता है। ठीक है, ये उसके बाद से यहाँ पे अगला पॉइंट दिया है कि समांतर प्लेट संधारित्र, मतलब कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो तो किन कारकों पर निर्भर करता है। तो हम लोग जानते हैं कि चालक क्षेत्र के जो चालक प्लेट होता है उसके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है, और सी के जो डी होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चालक समांतर जो प्लेट होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो वह चालक प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक पर निर्भर करता है, और उसके बाद से वो दोनों पदार्थों के जो बीच की दूरी होती है वो उस पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो हमारा है यहाँ पे, अगला जो पॉइंट ये है, कह रहा है कि आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट, कह रहा है कि आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी बराबर कितना होता है, सी बराबर होता है हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के। हम लोग क्या, आंशिक परावैद्युत, मतलब कि मान लीजिए कि ये क्या है, ये क्या है, तो ये हम लोग मान लेते हैं कि कोई समांतर प्लेट संधारित्र है और इसके बीच में कोई टी मोटाई का क्या है, टी मोटाई का कोई जो है परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। ठीक है, तब जो है इसका परावैद्युतांक या सॉरी इसका जब तब जो है इसकी धारिता कितनी होगी, तब इसकी धारिता जो है बराबर हो जाती है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपान कोष्टक में डी माइनस टी
प्लस टी अपान के। टी क्या है तो इस जो परावैद्युत पदार्थ है उसकी मोटाई है, के क्या है तो परावैद्युतांक है, डी क्या है तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, और ए क्या है तो क्षेत्रफल है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है तो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, जिसका मान हम लोग जानते हैं कि 8.85 × 10⁻12 होता है। ठीक है, अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है उसको ध्यान दीजिए। अगला जो पॉइंट हमारा है इसमें कह रहा है कि अगला अनेक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, मतलब कि मान लीजिए कि प्लेट में अनेक परावैद्युत पदार्थ हैं, मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे जो है परावैद्युत पदार्थ रख दिए गए हैं, तब उसकी धारिता कितनी होगी, तब उसकी धारिता जो है ये इतनी हो जाती है। ठीक है, T1 T2 T3 ऐसे जो है कई सारे जो है परावैद्युत पदार्थों को रख दिया गया है, तब उसकी धारिता कितनी होगी, तब C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपान T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 प्लस डॉट 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 इस प्रकार से हो जाता है। उसके बाद से गोलीय संधारित्र की धारिता जबकि भीतरी चालक आवेशित, अगला दिया है, अगला कह रहा है कि उसके बाद से देखते हैं गोलीय संधारित्र की धारिता जबकि भीतरी चालक आवेशित एवं बाहरी चालक भूसंपर्कित होता है। मतलब कि हम क्या करते हैं, भीतरी चालक को आवेश दिया जाता है और जो बाहरी चालक होता है उसको क्या करते हैं हम लोग पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं, तब उसकी धारिता कितनी होती है, कौन सी है, गोलीय संधारित्र है भाई, गोलीय चालक की क्या है, गोलीय संधारित्र की धारिता है, उसकी धारिता हम लोग इतना निकाले थे, याद आ रहा है सबको, हम लोग जानते हैं। देखिए अभी आपने पढ़ा था C बराबर क्या, किसी गोलीय चालक के लिए धारिता पढ़े थे, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू आर। ठीक है, K इंटू आर, देखिए K तो है, इस R के जगह पे ये इतना दे रखा है, इतना हम लोग देख रहे हैं, दिख रहा है ना, तो इस R के जगह पे है, क्योंकि यहाँ पे दो गोलीय संधारित्र होगा, दो अंदर गोला होगा, एक वाले को अंदर वाले को आवेश देंगे और बाहर वाले को पृथ्वी से संबंधित कर देंगे। ठीक है, तो वो उसकी धारिता हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे कैपिटल आर क्या है तो बाहर वाली त्रिज्या है, बाहर वाले गोले की त्रिज्या, और छोटा वाले गोले की त्रिज्या जो है वो अंदर वाली है आर। अब उसके आगे हम लोग जो है अगला पॉइंट लेंगे बाबू। अगला पॉइंट संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। हम क्या करते हैं, हम लोग संयोजन करते हैं, संधारित्रों को जोड़ते हैं बाबू, दो तरह से जोड़ते हैं। तो कह रहा है कि संधारित्रों की श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता कितनी होती है, तो ये सूत्र उसका उतना होता है। ठीक है, ये भी हम लोग जानते हैं, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जो है समांतर क्रम संयोजन का तुल्य धारिता होता है, ये वाला सूत्र होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम लोग पढ़े हुए हैं किसके बारे में, तो उसी प्रकार हम लोग पढ़े हुए हैं इसके बारे में, आवेशित चालक तथा आवेशित संधारित्र की विद्युत स्थिति ऊर्जा के बारे में। आवेशित चालक अथवा आवेशित संधारित्र की विद्युत स्थिति ऊर्जा मतलब दोनों के लिए समान सूत्र मिलता है, U बराबर 1/2 V इंटू क्यू बराबर 1/2 CV² बराबर 1/2 Q² अपान C। ठीक है, ये जो है तीनों सूत्र जो है ये सबके लिए प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपका ये जो है लास्ट ही है, आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व कितना होता है, ये इसका परिमाण होता है, U बराबर 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E²। E क्या है तो भाई दो प्लेट जो होते हैं उन प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र होता है, मतलब कि जो स्थिति ऊर्जा होती है वो क्या होती है, विद्युत क्षेत्र के रूप में होती है। तो हम लोग जो है ऊर्जा घनत्व का मान निकालें। ऊर्जा घनत्व का सूत्र आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए यहाँ पे इस बात को। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो चलिए यहाँ पे ये वाला लास्ट वन डे ग्राफ का हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वन डे ग्राफ जनित्र का उपयोग कुछ मिलियन वोल्ट का उच्च विभव उत्पन्न कर आवेशित कणों को त्वरित करा के उनकी ऊर्जा में क्या करते हैं, वृद्धि किया जाता है। मतलब कि जो वन डे ग्राफ जनित्र होता है उसका उपयोग क्यों करते हैं, तो उसके द्वारा हम लोग जो है उच्च विभव उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, उच्च विभव उत्पन्न करते हैं, और उस विभव का हम लोग क्या करते हैं, आवेशित जो कण होते हैं उनको त्वरित कराते हैं, जिससे कि क्या होती है, उनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, अर्थात गतिज ऊर्जा बढ़ा देते हैं, EK बढ़ा देते हैं। जब गतिज ऊर्जा बढ़ा देते हैं तो जो है हमें क्या करना, नाभिक को हमें तोड़ना होता है, जो क्या करता है जाकर उससे टकरा जाता है और वो आसानी से टूट जाता है। तो इस प्रकार से ये वन डे ग्राफ जनित्र भी हमारा समाप्त होगा। मतलब कि ये जो है लास्ट चैप्टर था, तो ये जो है आपका पूरा जो है सेकंड चैप्टर हम लोग क्या कर लिए हैं, रिवीजन कर लिए हैं। इसके साथ ही तो आप जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, इसको बात याद रखें पूरे चैप्टर को। और आप काम कीजिएगा, इसके नीचे जो है मैं इस PDF का लिंक ही दे दूंगा, और क्या कर सकते हैं, इस PDF को जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कॉपी में इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, खूब अच्छे से इसको नोट करके इसको याद कर लीजिएगा। बहुत अच्छा है, सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।